आज के लेक्चर 4 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस। लास्ट टर्न में मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था। लास्ट टर्न पे हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था। आज हम वहाँ पर उसका न्यूमेरिकल पोर्शन, उसका वर्क और उसके बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट सप्लाई जीरो होती है और एक्सपेंशन में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, कंप्रेशन में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और उस जगह पर हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट के इसको आइसोएंट्रोपिक भी कहते हैं, वो सारी बातें हमने सीखी थी। आज हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं। हमने लास्ट टर्न तक पढ़ लिया था आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो कहीं ना कहीं एक गैस लॉ को फॉलो कर रहे थे। कहीं प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पर हीट सप्लाइड कांस्टेंट, जो इसकी इक्वेशन है, जो इसका एडिशनल लॉ है, हम यहाँ पर कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलोज PV to the power gamma is equals to constant. PV to the power gamma is equals to constant, where gamma is adiabatic exponent. हम जानते हैं इसके बारे में, हमने अलग अलग गैसेस के लिए इसको कैलकुलेट करा था, ठीक है ना। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब अगर कोई गैस एक आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है तो वो इस एडिशनल गैस लॉ को फॉलो, इस एडिशनल लॉ को फॉलो करेगी। सर, कहने का मतलब कि एडिशनल लॉ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये आइडियल गैस कर रही होगी, तो आइडियल गैस को सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करनी है, उसके अलावा उसे इस इक्वेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन एक एडिया, वो प्रोसेस एक एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन के लिए दो कंडीशन के लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? P1 V1 गामा P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये एक एडिशनल लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है उस जगह पर आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो हो रही होगी। इट मींस मैं चाहूं तो इसी चीज को टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में, प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकता हूं। उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन। मींस PV इज इक्वल्स टू nRT। मुझे पता है कि फिलहाल के लिए मान लीजिए हमें यहां से सारी बातें कैलकुलेट करनी है, तो मुझे सपोज मैं पहले चाहता हूं टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन, तो क्या करें भाई, यहां से प्रेशर को रिप्लेस कर दें। तो प्रेशर आपके पास आ जा रहा है nRT अपॉन V। इसको हम सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा भाई, nRT अपॉन V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट के जो भी मान लो। अब देखो यहां पे ये N और R, तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास आ गया दूसरा रिलेशन। मैक्सिमम सवालों में ये वाला काम आ जाता है और ये भी काम आ जाता है। वैसे 3 इक्वेशन है, बेटर है तीनों याद होनी चाहिए, वरना कम से कम इन 2 से आपका काम चलता रहेगा। नहीं तो फिर निकाल लेंगे, आसान सी बात, याद नहीं करना तो इसको याद रखो और बाकी को रिप्लेस करते रहेंगे। जैसे थर्ड इक्वेशन है, अब देखो P और V में निकाल लिया, T और V में निकाल लिया, अब किसका निकाल सकते हैं? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे T और P के बीच में। अगर T और P का निकालना है तो पहली इक्वेशन से वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि भाई फिर से PV इक्वल्स टू nRT है, और अब मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करना चाहता हूं, तो वॉल्यूम है यहां पे nRT अपॉन P, या आप सिंपली कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, बिकॉज nR तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, nR फालतू में एक फैक्टर आएगा बड़ा सा, कांस्टेंट है, तो क्या करें उसको अब रख दो यहां पे, तो P T अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। इसे क्या लिख सकते हैं हम, P अपॉन P टू द पावर गामा, T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं P 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और PT गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आती हैं जो हमें इस तरीके से लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। इस पे आपको क्वेश्चंस भी करने को मिल जाएंगे सिंपल सिंपल, ठीक है ना। जैसे ये लिखा है P1 V1, ऐसे ही आप चाहें तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आप लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 और T2 V2 गामा माइनस 1, इस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं इसकी, ठीक है ना। और सेम तरीके से P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, P2 T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो इस तरीके से इनको बनाना या इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज एडियाबेटिक में इक्वेशन, एडिशनल लॉज याद रखिएगा, ये एडिशनल लॉज है, मतलब हम आइडियल गैस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। ये कभी भी दिमाग में नहीं लाना है कि अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो आइडियल गैस फॉलो नहीं, वो तो वो कर रहा है। मैंने क्लास में तुम्हें एग्जांपल दिया ना इस बात का, याद करो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था। क्या दिया था भाई, जिसके पास बायो होती है वो डॉक्टर बनता है, ऐसा नहीं होता ना। जो डॉक्टर होता है उसके पास बायो होना 12th में कंपलसरी है, पर हर बायो वाला डॉक्टर नहीं है। तो बस यहां पे यही याद रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन सब आइडियल गैस फॉलो करते हैं। अगर एडियाबेटिक होना है तो ये भी करना पड़ेगा। तो मतलब एवरी एडियाबेटिक प्रोसेस या एवरी गैस परफॉर्मिंग एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। बात समझ में आई। डॉक्टर बनना है तो क्या मस्ट है, 12th में बायो का होना। आई बात समझ में भाई, चलिए अब देखिए, कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और ग्राफ मैंने अभी बनाए नहीं, हम सारे ग्राफ एक साथ कंपेयर करेंगे, तब मैं इसका आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है अ गैस ऑफ गामा 1.5 एट pressure 8 atm and 27 degree Celsius get burst। burst का मतलब एडियाबेटिक, बस्टिंग ऑफ टायर, बर्स्ट हो रही है यहां पे, get burst। find final temperature if final pressure is 1 atm। ठीक है ना भाई। अब बात यह है कि आप यहां पर करेंगे क्या। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप यहां पर किस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे।
मेन चीज समझनी है कि भाई आपको रिलेशन चाहिए यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है ना, आपको चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन, और वो हमने पढ़ी हुई है, नहीं अगर याद है तो फिर निकालनी पड़ेगी। हमने लिखा था पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए हम लिख सकते हैं P1 T गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू P2 T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। गामा कितना है भाई 3/2, गामा हमारे पास कितना है 3/2। अब देखिए क्या करते हैं, तो आप चाहो तो लिख दो P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इसका मतलब ये आ गया 8 अपॉन 1 T1 T2 ये सारा रखा जाएगा केल्विन में, तो T1 कितना है 300, ठीक है ना, 300 ये कितना है 300, T2 हमें फाइंड करना है, T2 हमें यहां पर फाइंड करना है। तो कहने का मतलब क्या है, सॉरी, ठीक है। और अब यहां पे रखते हैं, तो 1.5 को मैं 3/2 लिखूं, थोड़ा आसान रहेगा, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो आपके पास ये आया 300/T2 टू द पावर -3। कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया T2, अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं तो 1/2, सॉरी इसका हम क्यूब रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 1/3, डायरेक्टली लिख दिया था पहले मैंने। अब मैं इसको लिख सकता हूं T2 अपॉन 300, मींस T2 आ गया आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 2 मींस 150 केल्विन। अब खुद देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, जब भी बर्स्टिंग ऑफ टायर होते हैं, सॉरी बर्स्टिंग या एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो हमारे पास क्या होता है कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो कितना टेम्परेचर हो गया 150 केल्विन, पहले कितना था 300 केल्विन, तो क्या मिला होगा कूलिंग इफेक्ट मिला होगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल्स अब वो टी और वी के साथ, पी और टी के साथ बहुत ज्यादा पूछे गए, तो ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। बहुत सारे सवाल आपको शीट में ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको शीट नहीं मिली है तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। देखिए भाई, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस। मैं आपको ये पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूं, हालांकि तुम्हारे बोर्ड्स तो निकल गए हैं, लेकिन हमें ये करना आना चाहिए। इसके बाद से हम इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, अभी सीखने में क्या जा रहा है हमारा भाई, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ इसको सीख रहे हैं, बाकी आप जो है इसको याद रखेंगे, बिकॉज इसका फॉर्मूला जो है वो एडियाबेटिक में भी काम आता है और आगे चल के पॉलीट्रॉपिक में भी सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब देखिए बात क्या हुई कि अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दूं, तो अगर हमें पता है कि जब भी मुझे वर्क कैलकुलेट करना होता है, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम अगर ग्राफिकल अप्रोच से जाएं, तो ये जो ग्राफ है, मतलब याद करिए हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया था आइसोथर्मल में, तो यहां पे ग्राफ जो होता है वो
उसका शेप ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, मतलब पैटर्न कुछ यही है। अगर हम आइसोपरबोला ग्राफ बनाएंगे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वरना दिखने में ग्राफ यही होता है। फिर से प्रॉब्लम क्या है भाई, ये एक ऐसा कर्व है जो पीवी की पावर गामा, गामा कितना था 4/3, ठीक है ना, हमारे पास गामा था। तो इन सारे गामास में जो भी हमारे पास वैल्यूज आए थे, उससे जो एरिया है, ये एरिया अंडर द कर्व हमें कैलकुलेट करना नहीं आता, तो हमें अब यहां पे कैलकुलस मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडी। बात समझ में आ रही है भाई? भाई कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी गामा की वैल्यू थी, उन गामा की वैल्यू के हिसाब से जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, बट वो एक ऐसा ग्राफ नहीं जिसका मुझे एरिया याद हो। भाई आप लिखते थे पीवी की, अगर हम देखें तो पीवी की पावर गामा, गामा हमारे पास 5/3 है, 7/5 है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों में 4/3 है, तो इन सारे में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का नहीं बनेगा कि हम उसका एक फॉर्मूले से आंसर निकाल सकें, इसीलिए वो हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। अब देखिए, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो फॉलो करता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वही चीज हमारे लिए ऐसे भी लिखी जाती है, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K। अब देखो, इंटीग्रेट करना है P को V के साथ, ऐसा इंटीग्रेट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा भाई, P को V के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। अब हम मैथ्स वाले तो है नहीं, वरना ये क्या है भाई, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वरना सिंपल सी बात, P को V के टर्म में लिखना है। अब देखिए, यहां पर हम इस जगह पर इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, मैं यहां पे लिख सकता हूं P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K, और P आ जाएगा K V टू द पावर गामा। इसको उठा के रखो, तो ये आपके पास आ गया W इंटीग्रेशन ऑफ K V टू द पावर गामा इनटू dV, ठीक है ना। मतलब हम यहां पर सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात याद रखिए, दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं। अब देखो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है अभी, तो K को ले आए बाहर। अब समझिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं V टू द पावर माइनस गामा dV, इंटीग्रेशन ऑफ x एन dx। क्या था भाई, x n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मैंने क्या बताया था आपको आसान भाषा में, कि ऐसे केस में इंटीग्रेशन होगा v टू द पावर +1 डिवाइडेड बाय पावर +1। इसका मतलब मैं यहां पर वर्क को लिख सकता हूं K V टू द पावर माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम गया है V1 से V2, तो मुझे इस जगह पर रखनी होगी लिमिट, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। और यही इक्वेशन अब लिखी जाएगी W इज इक्वल्स टू K V2 माइनस गामा +1 माइनस K V1 माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब बात यह आती है कि सर K तो कांस्टेंट था, क्या रखें। अब देखिए, K बहुत, यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये तरीका आपको सिखाना था, वरना तो हम इसका फॉर्मूला याद रखते हैं। देखो, ये जो K है, ये P1 V1 की पावर गामा भी है, और यही K P2 V2 की पावर गामा भी है, मतलब दोनों। तो क्या करेंगे, स्मार्टली क्या करना है भाई, देखो V2 के साथ V2 वाला टर्म रखेंगे, V1 के साथ V1 वाला टर्म रखेंगे। मतलब मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू P2 V2 दी पावर गामा V2 माइनस गामा +1 माइनस P1 V1 गामा
माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। क्या कुछ समझ में आ रहा है भाई? क्या हो सकता है बता दो जल्दी जल्दी, सोच लो, बता तो नहीं पाओगे, फिर से वही वाली बात, मजबूरियां हमारे साथ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है भाई? चलिए बहुत बढ़िया, बताइए अब। माइनस गामा, सॉरी ये गामा, ये माइनस गामा कैंसिल, क्या बचा? 1। तो बड़ा आसान आ गया ना ये तो, देखो। और क्या चाहिए जिंदगी में भाई? और क्या चाहिए? ठीक है ना भाई? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ऐसा भी करने को मिल सकता है, ठीक है ना? E2 V2 फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस गामा, इजी। अब समझो इंपॉर्टेंट बात दूसरी। कहने का मतलब क्या हुआ? एक काम तो ये हुआ, मैंने क्या बताया था भाई फिर से, अगर किसी को या अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास बायो का होना कंपलसरी है। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना जरूरी है, कंपलसरी है। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन को देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से T1 V1 होगा NR T1 के बराबर, P2 V2 होगा NR T2 के बराबर। और अगर मैं इन दोनों को उठा के यहां पे रखूं तो मेरे पास वर्क का एक फॉर्मूला और आ गया, NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। समझ में आया भाई? तो ये फॉर्मूला और बहुत इजी है, NR डेल्टा T, NR फाइनल माइनस इनिशियल, P2 V2 माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी यही सेम फॉर्मूले रहते हैं, मैं भी लिख के दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? और मेन चीज समझनी है कि यही दोनों फॉर्मूले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी होते हैं, ठीक है ना? चलो इस पे भी चीजें और डिस्कस करनी है, पहले पॉलीट्रॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो भाई, कहने का मतलब क्या है दैट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये कोई फिक्स रूल फॉलो कर रहे थे। मतलब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एडियाबेटिक में हीट सप्लाइड या हीट सिस्टम की जीरो थी, हीट एक्सचेंज जीरो था। पॉलीट्रॉपिक कुछ भी प्रोसेस है, क्या है ये भाई? कुछ भी प्रोसेस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब इन जनरल कह सकते हैं जनरल प्रोसेस, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, हर चीज दी जा रही है, ली जा रही है, हर चीज का चेंज है। मेन चीज समझनी है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इट इज अ जनरल प्रोसेस। तो क्या है भाई? इट इज अ जनरल प्रोसेस, ये कोई जनरल प्रोसेस है, यहां पे कोई फिक्स रूल नहीं है। अब समझना ध्यान से, जनरल प्रोसेस है तो अगर मैं यहां पर, कहने का मतलब क्या है, इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि हर चीज पॉसिबल है, जो भी आप सोच रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बदलेगा, पी बदलेगा, वी बदलेगा, हर चीज हो सकती है। अगर मैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो Q इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस W। वर्क मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ठीक है ना? पर अभी इसको लिखेंगे, अभी समझते हैं। मेन चीज क्या है कि जो Q है वो यहां पे लिखा जाएगा NC डेल्टा T। देखो भाई, ये C क्या है? कोई CPCV नहीं है, जनरल प्रोसेस है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जनरल। अभी इसको ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत बार सवाल, मतलब ऐसा मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में हर एंट्रेंस में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि आप मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है ना? एक जनरल प्रोसेस की, तो वो हम अभी अच्छे से निकालना सीखेंगे।
तो क्यू क्या है यहां पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक। ध्यान देना, मैंने कोई सीपीसी नहीं लगाया। डेल्टा यू दुनिया के हर प्रोसेस के लिए क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी फॉर ऑल प्रोसेस। और वर्क मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से। पर यहां पे मैं कुछ बातें डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो यहां पर जो पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन है, पॉलीट्रॉपिक फॉलोज पी वी टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कोई जनरल पावर होगी, अल्फा इज नॉट गामा, अल्फा इज नॉट गामा, बस अल्फा गामा नहीं होगा, अल्फा गामा नहीं होगा। और अल्फा वन क्या मतलब क्या है कि जैसे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। मैं उन जगहों पे कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पर अब जो बातें पढ़ रहे हैं वो कब लगानी है, वो तब लगानी है जब अल्फा वन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अल्फा वन लगा देंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मेरी बात अभी समझते हैं, अभी इसको उससे अभी रिलेट नहीं करें, इतना समझो। क्या इस्तेमाल करता है, पीवी की पावर अल्फा, कोई भी अल्फा, कुछ अल्फा गामा नहीं है, बस अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा यहां पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल हर चीज। अब देखो मैंने क्या बताया, कर कौन रहा है ये, आइडियल गैस। तो क्या करना पड़ेगा भाई, मैं इसकी रिलेशन टी और वी के टर्म में लिख सकता हूं, पी और टी के टर्म में लिख सकता हूं। अब डायरेक्टली लिख देना है, तो टीवी की पावर अल्फा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेम, बस गामा की जगह अल्फा आ गया है। और ऐसे ही आएगा पी टी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप चाहें तो जैसे हमने पहले डिराइव करा था वहां पे गामा की जगह अल्फा लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। और वही चीज वर्क के साथ भी है, मैं डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि वर्क के फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं आएगा, वर्क के फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं वर्क इन पॉलीट्रॉपिक, ठीक है ना, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो ये है। ठीक है, तो अल्फा बस बदल जाएगा, ध्यान देना है, सेम फॉर्मूला है, आप कोई भी प्रोसेस को लगा सकते हो एक्सेप्ट अल्फा इक्वल्स टू 1, मतलब आइसोथर्मल में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज आप खुद देखें, अगर आपने आइसोथर्मल में ये लगा दिया तो 1 माइनस 1 कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो याद रखना है, वर्क कैलकुलेट करने के लिए कोई भी प्रोसेस हो आप इसे लगा सकते हैं, बट अभी ख्याल रखना है अल्फा इक्वल्स टू 1 पे नहीं लगाना है, बाकी सब में लग सकता है। तो इस तरीके से हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह सकते हैं, एक जनरल प्रोसेस है। ठीक है, बस छोटा सा फर्क क्या है कि यहां पर हीट सप्लाइड भी करी जाती है। एडियाबैटिक में क्या था, हीट सप्लाइड 0 थी, तो यहां पर हीट सप्लाइड भी होती है, हीट दी गई है या सिस्टम से ली गई है, दोनों का। देखो भाई, मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नीट
या कह सकते हैं AIPMT। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्मूला बता दो कौन सा है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी इस पर खूब आए हैं। अब समझते हैं। Q होता है डेल्टा U प्लस W। मैंने क्या बताया था कि इसको आप लिखेंगे, हीट होती है MC डेल्टा थीटा अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट है, और NC डेल्टा थीटा या डेल्टा T अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो NC डेल्टा T, डेल्टा U जो होगा वो हमारे पास हर प्रोसेस के लिए होता है NCV डेल्टा T, ठीक है ना। और अब हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया है, मैं यहां पे वर्क को NR डेल्टा T की फॉर्म में लिख देता हूं, NR डेल्टा T 1 माइनस अल्फा, ठीक है भाई। अब देखिए, इसका मतलब मैं कॉमन लेकर N डेल्टा T को हटा दूं तो C इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपके नोट्स में मैंने CV की एक फॉर्म लिखवाई है गामा के टर्म्स में, तो नीट में जो सवाल आया था उसमें उन्होंने कहा क्या था, CV को भी गामा के टर्म्स में लिखवाया था, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है कि इस तरीके से ये चीज लिखी जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसको आपको याद रखना है, अभी हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसका एप्लीकेशन वहां पे डायरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं और उसमें ये चीज एप्लीकेबल होगी। समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक सवाल आ जाएगा, एक सिंपल सवाल शुरू करते हैं। फॉर अ गैस performing a process where P is proportional to V square, find molar specific heat capacity of प्रोसेस। अब देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमसे C पूछा है, किसमें, जहां पे P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। देखिए, P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हमें अल्फा निकालना होता है, अल्फा कंपेयर करके, कंपैरिजन से अल्फा निकालना है और इस इक्वेशन में रखना है। तो बात ये आती है कि अल्फा क्या है, 2 V की पावर 2 नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने पर ये लिखा जाएगा PV टू द पावर -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक मिनट, मोनो एटॉमिक, ठीक है ना, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब देखिए, हमें पता है कि ओरिजिनल फॉर्म होती है PV टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर PV की पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर्म होती है तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -2। अब रख देते हैं फॉर्मूले में, C इज इक्वल्स टू CV R अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो, CV कितना होता है भाई, याद करिए, मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/2R, तो ये आपके पास हो गया 3/2R प्लस R/3, ठीक है ना, 1 माइनस ऑफ -2 निकाल लो इसको। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने को आ सकती है। यहां पर देखिए सेम एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायटोमिक गैस फॉलोज TV स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस। अब देखिए, या तो आप इसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें, रिलेट करें,
अदरवाइज इसको पीवी की पावर गामा की फॉर्म में लेकर जाए। मेन चीज क्या, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि टीवी की पावर अल्फा माइनस 1 होता है, और यहां पे लिखा हुआ है टीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है, टीवी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ दैट अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और फिर से यहां पे आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू, CV कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5, ठीक है ना। कुछ याद आ रहा है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने क्या बताया था क्लास में कि डायटोमिक गैस में अगर स्पेसिफाइड ना हो, कुछ सिर्फ लिखा हो डायटोमिक गैस, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ली जाती है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। तो कितना हो गया ये 5/2 R प्लस R अपॉन अल्फा आ गया है 3, मतलब 1 माइनस 3। इट मीन्स C इज इक्वल्स टू 5/2 R माइनस R/2। तो ये कितना हो गया भाई, C इज इक्वल्स टू 2R। आसान सवाल है, बस कंडीशन क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। हमें ये फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का याद होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं इसी टॉपिक पर भाई। अ गैस follows PV to the power n is equals to constant. Find n if molar specific heat capacity is arithmetic mean of Cp and Cv। अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है। देखिए, a gas follows PV to the power n is equals to constant. Find n if molar specific heat capacity is arithmetic mean of Cp and Cv। कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, हमारे पास C का फॉर्मूला होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या हुआ, इस C के बारे में क्या दिया है, दैट इट इज अर्थमेटिक मीन। तो C अर्थमेटिक मीन का मतलब Cp प्लस CV डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू CV R 1 माइनस अल्फा, या चाहो तो n। अब देखो, आपको ये पता है दैट Cp माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो Cp आपके पास आ गया CV प्लस R। अगर मैं इसको उठा के यहां पे रखूंगा तो हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 2CV प्लस R डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। इसको आप लिख सकते हैं CV प्लस R बाई 2 CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ये CV कैंसिल, R बाई 2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस n, मीन्स 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। समझ में आया ये आपको। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
इंपॉर्टेंट है ये